गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो यदि दिया जाए तो आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। और भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम सभी लोग सीडीपी का जो है मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आप सभी का कितना क्वेश्चन सही होता है। सीडीपी का हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जो है शिक्षण के हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है सीडीपी के हैं। तो देखिए, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी का है, पहला क्वेश्चन जो है आप सभी का है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? जी चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी का, आप सभी लोग जरूर बताएंगे, कमेंट में आंसर जरूर देंगे। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? कमेंट में आंसर दीजिएगा एक बार जरूर, अगर आप सभी को आ रहा है तो बताते हैं आंसर आप सभी को। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं मैकडूगल जी हैं। कौन है? मैकडूगल जी हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत का जो है के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम सभी का जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यह कौन बताता है? बताइए। अब प्रेरक बताता है कि अधिगम बताता है कि स्वाधारण बताता है कि आदत बताता है? अब आप सभी लोग बताएंगे। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निश्चित उद्देश्य के लिए जो है निश्चित व्यवहार कौन स्पष्ट करता है? निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित व्यवहार कौन स्पष्ट करता है? आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से बताइए। कमेंट में आंसर कीजिएगा आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। अभिप्रेरक होगा ना हम सभी का, यही तो आंसर होगा, अभिप्रेरक। जो निश्चित किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, आप किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि आप अपना व्यवहार निश्चित मतलब कोई निश्चित व्यवहार स्पष्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे हम क्या कहते हैं? अब आप सभी लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है जो कि आप सभी को आता होगा, हमें पता है आप सभी को आता होगा। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा, यही आपका करेक्ट आंसर है। अभिप्रेरणा आपका हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा में क्या होता है कि आप यदि किसी कार्य के किसी कार्य को करने के लिए उसको जो है बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके उत्साह को, तो उसे क्या कहते हैं? जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको कार्य करने के लिए आपने कहा, और यदि आप उसके उत्साह को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वही आपका क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। ठीक। आगे चलिए हम सभी लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आप सभी का है, जो प्रेरक, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है। जो प्रेरक वातावरण में क्या है? जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है। पहला जन्मजात प्रेरक, दूसरा है प्राकृतिक प्रेरक, तीसरा है अर्जित प्रेरक और चौथा है उपर्युक्त सभी। चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ उपर्युक्त लिखा है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ जो है उपर्युक्त सभी है, यहाँ उपर्युक्त सभी है। ठीक। तो आप सभी लोग बताएंगे, जन्मजात होता है, प्राकृतिक होता है कि अर्जित होता है, क्या होता है? बताइए। जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं कि अर्जित प्रेरक होता है। अर्जित प्रेरक वो होता है कि यदि आप वातावरण के संपर्क में रहते हुए विकसित होते हैं तो वो प्रेरक क्या होता है? अर्जित प्रेरक होता है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ये। और उसके बाद हम सभी लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
कह रहा है प्रेरकों को पुकारा जाता है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं मेरे भाई या बहन कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को यूपी टेट, सी टेट और फिर उसके बाद जो है से रिलेटेड सीडीपी और ईवीएस सभी की जो है मॉक टेस्ट कराई जाएगी और ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से क्वेश्चंस आए हुए होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को छांट के और आप सभी को जो है करवाया जाएगा। ये जितने क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आप सभी इस क्वेश्चंस को छोड़े ना। और ज़्यादा समय का क्लास है नहीं, आप सभी लोग एक नज़र में देख लेंगे तो आप सभी को आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन आप सभी का है, प्रेरकों को पुकारा जाता है। कह रहा है अस्थायी उद्दीपक, बी है निर्धारित प्रवृत्तियां, सी है आवश्यकता और डी है इनमें से सभी। अब आप सभी बताएंगे प्रेरकों को पुकारा जाता है, प्रेरक जो होता है उसे पुकारते हैं हम किससे, अस्थायी उद्दीपक से कि निर्धारित प्रवृत्तियां से कि आवश्यकता से। भाई पहले अस्थायी उद्दीपक आप, अब देखिए अब आपका अस्थायी उद्दीपक तो हो जाएगा, ये तो परफेक्ट सही है क्योंकि अस्थायी उद्दीपक को हम प्रेरक कह सकते हैं। निर्धारित प्रवृत्तियां को हम प्रेरक कहते हैं। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसमें भी आप प्रेरक का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका तीनों सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेरक सिद्धांत किसने दिया है। 7वां क्वेश्चन आपका है, प्रेरक सिद्धांत किसने दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए, यूपी खासकर यूपी टेट के लिए। तो बताएंगे आप सभी, प्रेरक, आप सभी लोग बताएंगे प्रेरक, प्रेरक सिद्धांत किसने दिया है। अब आप सभी लोग बताएंगे, हम जानते हैं आप सभी को जो है, आप सभी बताएंगे हल, हल ने दिया है, हल ने दिया है आपको जो है प्रेरक सिद्धांत। प्रेरक सिद्धांत किसने दिया है, तो हल ने दिया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्ति होती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी यूपी टेट में आया था जो है 2000 इसी ईयर में अभी यूपी टेट में आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका जो है क्या आंसर होगा, कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये चूंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणा के मूल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्ति हैं, जल्दी से बताइए। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी, तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर ए आंसर सही है चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 होता है। ठीक, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में। आगे आते हैं आप सभी, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। अब देखिए कह रहा है मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। पहला आपका कह रहा है कि विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए अब आप लोग को एक तरीका बता दे रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। होता क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, आप छांटेंगे, जो पहले गलत है उसको आप छांट लीजिए, फिर उसके बाद जो उसमें बचता, मान लीजिए 2 गलत निकल गया तो 2 बचा, आपको 50-50% आ जाएगा चांस। तो उसमें होता क्या है कि आपका 50% चांस सही होने का है अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो, और अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु को रट लेना, ये तो बिल्कुल गलत है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, ये सही हो सकता है। विषय वस्तु का ज्ञान, भाई मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है तो ये भी नहीं होगा, सही बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। व्यवहार में सुधार, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, भाई अगर आप मनोविज्ञान की दृष्टि से कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही ना, तो आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम सभी लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपका है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, कौन सा है। 10वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। अब बताइए, कह रहा है स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से उपयुक्त सभी। स्मृति तो होगा ही नहीं, समस्या समाधान के लिए स्मृति तो होगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अवबोध स्तर, अवबोध स्तर भी आप सभी का नहीं होगा, तो बचा कौन, जब 2 गलत हो गया तो तीसरा ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे
इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चंस हो गया 11 नंबर क्वेश्चंस। कमेंट में आप लोग का आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम से रिलेटेड। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये सब सीटेट के भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आते रहते हैं। ये किसने कहा है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यदि आप अनुभव के द्वारा किसी चीज़ के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वो क्या होता है? अब आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। इसको जो है बिल गेट्स महोदय ने कहा था। कौन कहे थे? बिल गेट्स महोदय। ये आपका सही हो जाएगा। क्रोयम क्रो गलत है, स्किनर भी गलत है, और आपका गिलफोर्ड भी गलत है। तो गेट्स महोदय ने जो है ये कहा था कि अनुभव द्वारा। देखिए जो आपके स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट आते हैं हर एक वैज्ञानिक के कि उनके कथन क्या हैं, वो कहते क्या हैं। तो आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन आता है। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? अब आप सभी लोग बताएंगे। यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? भाई अगर कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होंगे और कुछ कमज़ोर होंगे तो अध्यापक तो कुछ सोचेगा ही नहीं। देखिए तेज बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था तो अध्यापक देगा ही। तो अब देखिए अध्यापक करता क्या है, पढ़ते हैं पहले। विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांट कर, ये तो बिल्कुल गलत है। यदि आप समूहों में बांट देंगे, समूह में बांट नहीं सकते हैं आप किसी भी बच्चे को, सबको एक साथ रख के आपको पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ी ना है कि आप जो है तेज बच्चों को जो है बाहर अलग बैठा देंगे और कमज़ोर बच्चों को अलग। तो और देखिए दूसरा क्वेश्चन, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी अध्यापक को अपना कार्य स्वयं करना है, ना कि किसी बच्चों से करवाना है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए ये आपका, अब आपका ये भी गलत हो गया। रुकिए 1 मिनट। पहला गलत, ए भी गलत है, बी भी गलत है। कह रहा है कम, अब तीसरा कह रहा है कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, और डी कह रहा है तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों को की ओर ध्यान दें। बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी भी बच्चे को छूट दे देंगे कि वो स्वतः पढ़ ले तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, और वो ना तो अनुशासन का पालन करेगा और ना ही पढ़ पाएगा। तो इसलिए ये भी गलत हो। जब जब 3 गलत हो गया तो चौथा आपका परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी वाला आपका सही हो जाएगा, इसमें सी सही है 12 नंबर क्वेश्चन में। आगे आते हैं, आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। में मिस्टेक हो गया है। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम ना जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि यदि कोई शिक्षक है तो वो अपने बच्चों के नाम को तो जरूर जानेगा ही। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आप अपने क्लास के बच्चों का नाम तो जरूर जानेंगे। तो अब देखिए ये देखते हैं क्या होता है। छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, बिल्कुल गलत है। छात्र गलत कार्य कर, यदि आप उसका नाम किसी छात्र का जान रहे हैं तो आप गलत थोड़ी ना है। यदि आप मान लीजिए भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं, किसी कॉलेज में हैं और आप किसी बच्चे का नाम जान रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि आप जो है छात्र आपसे डरेंगे, आप उनका नाम जानते हैं। अब देखिए छात्र अनुशासित रहेंगे, ये भी गलत है। किसी बच्चे का नाम जानने से कोई छात्र अनुशासित नहीं रहेगा। छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। जब 2 गलत हो गया तो तीसरा आपका सी, यही आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। सीधी सी बात है, अगर आप किसी बच्चे का नाम जानते हैं तो आपके और उस बच्चे के बीच का जो संबंध होगा वो आपका बढ़ेगा। ठीक, अब आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या प्रत्यक्ष पैदा नहीं होगी? अब देखिए यदि आप किसी स्कूल में मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में, मतलब किसी शिक्षा की दृष्टि से आप बच्चों को व्यस्त रखते हैं, तो कौन सी समस्या जो है वो पैदा नहीं होगी, मतलब आपके कॉलेज में। तो अब देखिए आइए देखते हैं हम सभी लोग। ए नंबर कह रहा है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। गृह कार्य तो आप किसी न किसी बच्चे को देना ही पड़ेगा, सभी बच्चों को देना पड़ेगा गृह कार्य, क्योंकि बच्चे कॉलेज में कुछ ही देर तक रहते हैं और घर पे जाके आप जब तक गृह कार्य नहीं देंगे तब तक वो घर पे क्या पढ़ेंगे। तो और दूसरा देखते हैं, छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ आपका ट्यूशन से कोई मतलब है ही नहीं। आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो आपको अपने विद्यालय से और उस बच्चे को आप कितना दे सकते हैं ये मतलब होता है। ट्यूशन वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो बाहरी वातावरण से आपको मतलब है नहीं। किसी भी अध्यापक को अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये लाना आपका मिस्टेक हो गया है।
तो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी और छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, ये सही है, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ये आपका परफेक्ट। सी भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन डी आपका परफेक्ट आंसर है, तो इसलिए सी आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक, तो डी आपका इसमें सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन में। आगे आते हैं हम सभी लोग। कह रहा है कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि, मान लीजिए कक्षा में अनुशासन भंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब संभावनाएं क्यों होती हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। अब देखिए, कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। दूसरा कह रहा है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो। अब बताइए, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना कब रहती है भाई? या तो शिक्षक जब सही से नहीं पढ़ाएगा तब नहीं हो, तब जो है पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, मतलब जब कोई शिक्षक क्लास में सही से नहीं पढ़ाएगा तो सीधी सी बात है कि कक्षा में अनुशासनहीनता होगी। दूसरा कह रहा है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। छात्र क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस पर ध्यान देना अध्यापक का बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण है। वो भाई किसी भी विद्यालय में आप हैं तो आप बच्चों का ध्यान तो जरूर देंगे। कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, और जितनी आवश्यकता रहेगी आप उतना ही रखेंगे, आवश्यकता से अधिक तो होगा नहीं। तो ये भी जो है आपका, तो इसका मतलब तीनों आपका सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका 15 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर पे आते हैं। कह रहा है छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम है, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम है। अब बताइए, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम है। 16 नंबर कह रहा है गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, बिल्कुल भी गलत है। आप गृह कार्य में दे देंगे तो आप विद्यालय में भी तो कुछ करना, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कुछ तो। देखिए, अभिभावक की जिम्मेदारी अभिभावक के घर पे है, ना कि विद्यालय पे। विद्यालय पे आपको अध्यापक जो है जो कार्य बच्चे को देगा विद्यालय में और उस घर के लिए, तभी बच्चा जो है पढ़ने में मनोरंजन लाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, बिल्कुल। किसी भी विद्यालय में जब तक पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, व्यर्थ झंझट है, ये भी आपका गलत है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक, सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यदि कक्षा में कोई अनुशासन हो रहा है तो वो किससे संबंधित है, आइए देखते हैं। कह रहा है कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं। अब देखिए, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, ये तो भाई अनुशासन की समस्या ये तो है ही भाई, देखना पड़ेगा ना कि कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है विषय कितना रोचक है, ये भी देखना पड़ेगा आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और कितना रोचक है। छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं, अगर मान लीजिए छात्र कक्षा में बैठे हैं, एक बेंच पे आपने 3 छात्र को बैठा दिया, एक बेंच पे आपने 8 छात्र को बैठा दिया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, 4 4 आप बैठाएंगे, तो ये भी आपका परफेक्ट है, तो इसलिए आपका उपरयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, टेट और सी टेट में। तो आप सभी लोग जो भी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए CDP का महत्वपूर्ण क्लास जो है मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी आपके संपर्क के हैं उनके पास इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को आप तक पहुंचाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी इस चैनल से जुड़ें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।